आपका आपके अपने YouTube चैनल दशरथ पे स्वागत है। पुनः एनके सिंह की क्लास में आज एक नई टॉपिक के साथ हम आपको डिस्कस करने चल रहे हैं जो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कोई सेंटेंस लिखा जाता है तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी ये होनी चाहिए कि एक फ्रेज है कि क्लास है कि सेंटेंस है। आज जो हम चर्चा करेंगे इस पे जो है, तो आज हमारी जो चर्चा मुख्यतः होगी वह फ्रेज पे होगी, क्लास पे होगी और सेंटेंस पे होगी, और इस पे हम एक वृहद चर्चा करेंगे। तो चलिए देर हम नहीं करते हैं और अपनी पाठशाला को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज हम तीन शब्द को वर्ड को लिख रहे हैं कि फ्रेज किसे कहते हैं, क्लास किसे कहते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं। फ्रेज, क्लास और सेंटेंस। जब आप ऑफलाइन क्लास लेते हैं और क्वेश्चन जब होता है तो बहुत से सारे टीचर ये कह के निकल जाते हैं कि यह तो वर्बल फ्रेज है या वर्ब फ्रेज है। वर्बल फ्रेज और वर्ब फ्रेज में बड़ा अंतर होता है। अरे ये क्लास है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन आप उस चीज़ से अवगत नहीं होते हैं। आज मैं ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि आपको फिर ये डायलेमा नहीं रह जाएगी कि ये किसको हम फ्रेज भी है, क्योंकि इंग्लिश में जो रोल है वह चार ही शब्दों का होता है। एक लेटर होता है, एक वर्ड होता है। अंग्रेजी में जो बातें निकल के सामने आती हैं वो तीन ही लेटर होता है, वर्ड होता है, फ्रेज होता है और चौथी बात आती है क्लास की। ये चार ही से इंग्लिश का निर्माण होता है। देयर आर फोर things, four elements, you can say components, which constitute the construction of the सेंटेंस। तो लेटर को जैसे हम कहते हैं कि लेटर क्या है, लेटर इज द पार्ट ऑफ द अल्फाबेट। लेटर को हम साउंड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं ए बी सी तो वह लेटर हो जाएगा। वर्ड क्या है, और वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाएं और जिनका कुछ शाब्दिक अर्थ निकल जाए उन्हें वर्ड्स कहते हैं। वर्ड बनाने के लिए एक वावल और एक कॉन्सोनेंट की जरूरत पड़ती है, तभी तो वर्ड का स्ट्रक्चर होगा। उसी तरह हमारा फ्रेज होता है, उसी तरह क्लास होता है। फ्रेज में भी आपको पहचानना पड़ेगा कि एडजेक्टिव फ्रेज है, कि नाउन फ्रेज है, कि एडवर्ब फ्रेज है ना। तो अब क्लास, अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास में भी क्लास हमारे दो तरह की होती हैं, और क्लास में जो है एडजेक्टिव क्लास है, कि एडवर्ब क्लास है, कि नाउन क्लास है, यह आपको जानना पड़ेगा। तो आइए इस पे हम एक चर्चा करते हैं कि क्या है। तो फ्रेज क्या है। पहली बात यह जानिए कि फ्रेज को पहचानने के लिए आपको जो सबसे बड़ी बात जो जाननी चाहिए कि फ्रेज को वाक्यांश कहते हैं। ये वाक्यांश है, और यह क्या है, क्लास उपवाक्य है, और सेंटेंस को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। क्लियर। एक चीज यह जान लीजिए, जो फ्रेज होता है मेरे बच्चे ये जानिए कि इनके अंदर कॉम्बिनेशन जो है सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। इन ए फ्रेज देयर विल बी नो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, whereas there will be a combination of subject and verb in a class, और नेक्स्ट सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, यहां सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। फ्रेज में आपको सब्जेक्ट और वर्ब नहीं मिलेगा, लेकिन क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलेगा,
और सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलेगा। अब बात आती है कि फ्रेज में, ये फ्रेज किसे कहते हैं, फ्रेज का क्या रोल होता है सेंटेंस में। जो ये फ्रेज और क्लास होते हैं, ये सेंटेंस, दे आर द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, स्मॉलर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ओके, यह क्या है, स्मॉलर, ये सेंटेंस के छोटे छोटे भाग हैं जो एक सेंटेंस को, फ्रेज और क्लास का प्रयोग सेंटेंस को लेंदी बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन एक बात में हमेशा ध्यान रखिएगा कि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा, क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब होगा, और सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब होगा। यह कुछ अर्थ देता है, फ्रेज गिव्स सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। यह जो है फ्रेज कुछ अर्थ तो देता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं देता। जैसे अगर मैं कह दूं द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। अब द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, ये टेबल है ना, ऑन द टेबल, यह फ्रेज है, देखिए, और यह फ्रेज है ऑन द टेबल, इसमें न सब्जेक्ट है न वर्ब है, इसका कॉम्बिनेशन नहीं है। कुछ अर्थ तो बता रहा है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं बता रहा है। अब फ्रेज में भी हमको पहचानना पड़ेगा कि नाउन फ्रेज है, कि एडजेक्टिव फ्रेज है, कि वर्ब फ्रेज है, कि प्रीपोजिशनल फ्रेज है, कि वर्ब फ्रेज है। फ्रेज भी तो कई तरह के होते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अंग्रेजी का निर्माण लेटर, वर्ड, फ्रेज और क्लास से ही होता है। अब आपको अगर हम कह दें कि कौन सा फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, कि एडजेक्टिव फ्रेज है, कि एडवर्ब फ्रेज है, कि प्रीपोजिशन फ्रेज है, कि वर्ब फ्रेज है, ये तो आपको जानना ना पड़ेगा कि प्रीपोजिशनल फ्रेज है। You have to identify whether it is a noun phrase, adjective phrase or adverb phrase. फ्रेज तो है, ठीक है, लेकिन फ्रेज में भी कौन सा फ्रेज है यह भी जानना पड़ेगा। अभी इस पर हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो फ्रेज में पहले 2-3 बात को याद रखिए कि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, लेकिन फ्रेज सेंटेंस को बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह कुछ तो अर्थ देता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं देता है बच्चे। अब आते हैं हम क्लास की बात करते हैं। क्लास किसे कहते हैं? क्लास में मैंने अभी बताया कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा, यानी जितने सब्जेक्ट और वर्ब होंगे उतना क्लास बनता है। तो क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। देयर विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इन ए क्लास। एंड क्लास क्या करता है? क्लास इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। क्लास ही तो सेंटेंस बनाते हैं, ये स्मॉलर यूनिट्स हैं। क्लास एंड फ्रेज आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ ए सेंटेंस। क्लियर? तो क्लास में एक सब्जेक्ट होगा और एक मेन वर्ब होगा। क्लियर? तब एक क्लास कहलाएगा। तो क्लास में भी 2 तरह की क्लास होती हैं। देखिए, पहली बात आप जान लीजिए कि कॉम्बिनेशन होगा, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। आप क्लास कितने तरह के होते हैं, एक बात समझिए कि क्लास 2 तरह के होते हैं। अगर मैं क्लास की बात करूं तो क्लास कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लास होता है, और एक जो होता है डिपेंडेंट क्लास होता है। डिपेंडेंट क्लास होता है। क्लियर? तो जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है इसका तो कंप्लीट अर्थ होता है। क्लास पूर्ण अर्थ दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। Class, it can give the full meaning. It can give the full meaning. It can also, give some sense, but not complete sense. यह फुल मीनिंग दे भी सकता है और फुल मीनिंग नहीं भी दे सकता है।
जब इंडिपेंडेंट क्लास होगा तो फुल अर्थ आएगा, यानी सेंटेंस जो है कंप्लीट होगा, इसका एक फुल मीनिंग निकलेगी। लेकिन जब डिपेंडेंट क्लास होगा, यानी डिपेंडेंट क्लास हमेशा अपने इंडिपेंडेंट क्लास पे जो है, मेन क्लास पे जो आश्रित होता है, इसलिए डिपेंडेंट माने जो आश्रित हो, यानी डिपेंडेंट क्लास को ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लास को ही क्या कहते हैं, कंपाउंड। इंडिपेंडेंट क्लास से कंपाउंड सेंटेंस बनता है, इंडिपेंडेंट क्लास से क्या बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं, यानी जिसका एक सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, कंप्लीट अर्थ हो, तो यह भी, इसका भी सब्जेक्ट और वर्ब होगा, लेकिन यह कंप्लीट अर्थ देने के लिए इस पे निर्भर करेगा, अर्थात यह कंप्लीट अर्थ नहीं देगा। जैसे अगर मैं यह कह दूं कि I will go there if he comes. I will go there if he comes. अब देखिए I will go there, यह देखिए सब्जेक्ट है, यह will क्या है, वर्ब है, तो यानी ये क्लास हो गया। I will go ये वर्ब है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, तो एक क्लास हो गया। ये भी देखिए if he comes, यह भी सब्जेक्ट है, यह भी वर्ब है, तो यह एक क्लास हो गया, यानी यह दो बन के। लेकिन यह देखिए अगर मैं इस सेंटेंस को अगर यह मिटा दूं if he comes, देखिए यहां पे देखिए सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, यह सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, क्या कंप्लीट अर्थ है? नहीं है जी। कहने का मतलब कि जो डिपेंडेंट क्लास होता है वह हमेशा अपने इंडिपेंडेंट क्लास पे आश्रित होता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो हो सकते हैं, लेकिन यह कंप्लीट मीनिंग कभी प्रोड्यूस नहीं करता है। और जब जो डिपेंडेंट क्लास होते हैं वे हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है कि जिसमें एक तो प्रिंसिपल क्लास हो और वह एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, उन्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। जैसे अगर इफ से जुड़े हो, अगर हम कहें इफ से जुड़ा हो, इन केस से जुड़े हो, प्रोवाइडेड दैट से जुड़े हो, विच से जुड़ा हो, whom से जुड़ा हो, वेयर से जुड़ा हो, बहुत सारे हैं, until है, unless है, as है, as long as है, as soon as है, since है, far है, कम से कम 50 ऐसे होंगे जो इनसे अगर जिस वाक्य की शुरुआत होगी वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस नहीं होगा। जहां पे आपको इफ हो, इन केस हो, प्रोवाइडेड दैट हो, प्रोवाइडेड हो, विच हो, वेयर हो, whom हो, as soon as हो, as long as हो, until हो, unless हो, इन सब से अगर जिसकी शुरुआत हो तो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है और वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, यही सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है जो अपने इंडिपेंडेंट क्लास पे जुड़े होते हैं। यह अपने अर्थ को कंप्लीट, इफ ही कम्स, इसका कोई पूर्ण मीनिंग है, यह सब्जेक्ट भी रख रहा है, वर्ब भी रख रहा है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लास जो है कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और कंप्लीट मीनिंग नहीं भी दे। इट कैन गिव द कंप्लीट मीनिंग एज वेल एज इट can't give the complete meaning, both it has the both characteristics। हाँ, जब ये इंडिपेंडेंट क्लास होगा तो कंप्लीट मीनिंग देगा और जब ये डिपेंडेंट क्लास होगा तो कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। अब सेंटेंस को बनाने के लिए आप इंडिपेंडेंट क्लास का भी प्रयोग करते हैं और डिपेंडेंट क्लास का भी प्रयोग करते हैं। हाँ, जब इंडिपेंडेंट क्लास, दो इंडिपेंडेंट क्लास का जब आप प्रयोग करेंगे तो उस स्थिति में कंपाउंड सेंटेंस बनता है। कंपाउंड सेंटेंस, देखिए पहले बात तो ये भी जानिए कि कैसे आप कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को पहचानेंगे। क्लास, मैं आपको बता रहा हूं कि क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है
हाँ, डिपेंडेंट क्लास में भी सब्जेक्ट वर्ब होता है, इंडिपेंडेंट क्लास में भी सब्जेक्ट वर्ब होता है। इंडिपेंडेंट क्लास फुल मीनिंग देता है, लेकिन डिपेंडेंट क्लास फुल मीनिंग नहीं देता है। फिर मैंने बताया कि डिपेंडेंट क्लास की शुरुआत, डिपेंडेंट क्लास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करता है। इफ से हुआ, इन केस से हुआ, वेदर से हुआ, दैट से हुआ, प्रोवाइडेड दैट से हुआ, अनटिल से हुआ, अनलेस से हुआ, एज लॉन्ग एज सून एज, व्हेन से, वेयर से, बहुत सारे हैं कंजंक्शन। उनसे जब जब सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? वह इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं, अर्थात वह अपने में दो सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस की क्या विशेषता है? कहता है ग्रामेरियन बहुत सारे कहते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। इंडिपेंडेंट जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं वह दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास माने जिसके सब्जेक्ट और वर्ब हो और जिसका कंप्लीट मीनिंग हो। और डिपेंडेंट क्लास किसे कहते हैं? जिसका सब्जेक्ट और वर्ब तो हो लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं हो। अब ये देखिए, अगर हम कंपाउंड सेंटेंस को कैसे समझेंगे कि यह कंपाउंड सेंटेंस है मेरे बच्चे, एक बात समझिए, कंपाउंड सेंटेंस को पहचानने के लिए जो आप कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं फैन बॉयज। एफ से फार, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से आर, वाई से यट और यस से सो। यानी फार, एंड, नार, बट, आर, यट और सो, इसको एक सूत्र बना है फैन बॉयज। फैन बॉयज यही वो कनेक्टर होते हैं जो कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब कि बिना इन कनेक्टर के इस्तेमाल किए आप कंपाउंड सेंटेंस नहीं बना सकते। अगर हम कह दें कि he is poor but he is honest, he is poor but he is honest। देखिए, he is poor यह सब्जेक्ट यह वर्ब, यानी ये क्लास यह हो गया, यह कनेक्टर जो है बट से है, he is honest। यह भी देखिए एक सब्जेक्ट और ये वर्ब, यह दो क्लास मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण है और ये बट से जुड़े हैं। तो यह कैसा वाक्य है? कंपाउंड सेंटेंस है, जहां पे आपको फार मिले, एंड मिले, नार मिले, बट मिले, आर मिले, यट मिले, सो मिले। इसको फैन बॉयज से आप मेमोराइज करिएगा, याद करिएगा, तो वह कंपाउंड सेंटेंस। देखिए, अगर बट को हटा दें, ही इज पुअर इसका भी अर्थ है, ही इज ऑनेस्ट इसका भी अर्थ है। यह दो इंडिपेंडेंट है, इनके बाद सब्जेक्ट और वर्ब है, लेकिन यह किसी पे आश्रित नहीं है, यह किसी पे आश्रित नहीं है। यह केवल यह कनेक्टेड से जुड़े हैं, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन बट से जुड़ा है। यानी इंडिपेंडेंट क्लास से ही कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है, और जबकि डिपेंडेंट वाक्य से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है। यह चीज आप समझिएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस व्हेन से है, वेयर से हो, हु से हो, हुम से हो, उससे क्या बनते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। एज लॉन्ग एज से हो, इफ से हो, इन केस से हो, प्रोवाइडेड से हो, तो इससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको यह बात समझ में आ गई होगी मेरे बच्चे कि फ्रेज क्या है। फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, यह कुछ अर्थ तो देता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं देता है। और आपको बता दूं क्लास क्या है, क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। इंडिपेंडेंट अपना पूर्ण अर्थ देता है, लेकिन डिपेंडेंट हो, जो आश्रित हो, वह अपना पूर्ण अर्थ नहीं देता। उसमें में हालांकि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है।
अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए वह इंडिपेंडेंट क्लास पे निर्भर होता है। इसलिए डिपेंडेंट क्लास हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करता है, और इंडिपेंडेंट क्लास जब बनता है, जब दो क्लास का निर्माण हो जाए तो वह कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है। और हमने फैन बॉयज की भी थ्योरी को रखा, आप कैसे याद करेंगे। क्लियर। अब हम चर्चा ले आते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। यह सेंटेंस किसे कहते हैं? बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। आप जब से जो कैपिटल लेटर, a sentence starts with a capital letter and ends with a full stop। कैपिटल लेटर से शुरू हो और फुल स्टॉप पे समाप्त हो जाए, उसे आप सेंटेंस कहते हैं। कोई पैरा लिखा गया हो जहां जहां फुल स्टॉप हो, और आप फुल स्टॉप गिन के बता सकते हैं कि इसमें कितने सेंटेंस का प्रयोग किया गया है, तो आप फुल स्टॉप से भी सेंटेंस को गिन सकते हो मेरे बच्चे। एक बात, सेंटेंस व सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर। यानी कहने का मतलब कि फिर आपके दिमाग में यह बात चल रही होगी सर कि जब इंडिपेंडेंट भी पूर्ण अर्थ देता है, सब्जेक्ट वर्ब होता है, तो सेंटेंस भी पूर्ण अर्थ देता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, मैंने अब पहले भी अपने लेक्चर में बताया कि इस क्लास और फ्रेज का प्रयोग होता है सेंटेंस को लार्ज बनाने के लिए किया जाता है। उसको थोड़ा सा व्यापक अर्थ में जब प्रयोग करते हैं, अर्थात थोड़ा सा लेंदी सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उस स्थिति में हम फ्रेज और क्लास का भी निर्माण करते हैं। कहने का मतलब कि जो इंडिपेंडेंट होता है वह बराबर सेंटेंस होता है। यानी इंडिपेंडेंट होगा वही क्या होगा, सेंटेंस होता है। कहने का मतलब कि जो इंडिपेंडेंट क्लास होती है वही क्या, सेंटेंस के बराबर होता है। जो इंडिपेंडेंट होगा, जो पूर्ण अर्थ देगा, जो सब्जेक्ट और वर्ब होगा, तो सेंटेंस की भी तो ये विशेषता है। कहने का मतलब कि इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास या फ्रेज, ये सेंटेंस के स्मॉलर यूनिट्स हैं जो सेंटेंस को लेंदी बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो फिर एक बार हम इसको सम अप करते हैं कि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। फ्रेज कई तरह के हो सकते हैं। नाउन फ्रेज हो सकता है, वर्ब फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, एडवर्ब फ्रेज हो सकता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकता है। अब उसको आइडेंटिफाई कराना मैं बताऊंगा कि देख के आप बता सकें कि यह वर्ब फ्रेज है, यह नाउन फ्रेज है, यह एडजेक्टिव फ्रेज है, और यह क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। उसी तरह क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन तो होता है प्यारे, लेकिन क्लास क्या करता है कि यह पूर्ण अर्थ दे भी सकता है और पूर्ण अर्थ नहीं भी दे सकता है। जो इंडिपेंडेंट क्लास है वह पूर्ण अर्थ देगी, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लास है वह पूर्ण अर्थ नहीं देगा। और सेंटेंस क्या है, यह भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है जो हमेशा कंप्लीट अर्थ देता है। तो हमने इस पे चर्चा कर दिया कि फ्रेज क्या है, क्लास क्या है, सेंटेंस क्या है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स रखेंगे, उससे सिद्ध करूँगा कि आपको पहचानना बताऊँगा कि यह कौन सी क्लास है, यह कैसा सेंटेंस है, ये कौन सी इंडिपेंडेंट क्लास है। थोड़ा सा आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हम कहें कि अभी हम फ्रेज पे चर्चा करेंगे, उसको एग्जाम्पल से। फ्रेज पे हम चर्चा लेके आते हैं, और फ्रेज भी हमारा कई तरह का होता है। नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज होता है, इतने मुख्य हैं। पहले इतना समझिए कि आप नाउन फ्रेज कैसे पहचानेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज कैसे पहचानेंगे, एडवर्ब फ्रेज कैसे पहचानेंगे, और वर्ब फ्रेज कैसे पहचानेंगे। क्लियर। फ्रेज
कई तरह के होते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज भी होता है, अगर हम ये कहें कि प्रेपोजिशनल फ्रेज भी होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी होता है। तो इतने तरह के फ्रेज होते हैं और आपको फ्रेज पहचानना। अब मान लीजिए कि मैंने फ्रेज का इस्तेमाल कर दिया सेंटेंस में, आप तो ये समझ गए। मैंने एक फ्रेज की विशेषता यह भी लिखा कि जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। क्लियर? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। क्लियर? यह कुछ अर्थ तो देगा, यह कुछ अर्थ तो देगा लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं देगा। यानी इसमें फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। कुछ अर्थ देगा लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं देगा। इतनी बात आप फ्रेज को पहचानने के लिए आपके दिमाग में मेरे बच्चे इतनी बातों को आपको रखना पड़ेगा कि फ्रेज पहचानेंगे कैसे। फ्रेज में पहली बात कि सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात कि सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा। दूसरी बात कि फ्रेज कुछ अर्थ तो देता है, क्योंकि एक सेंटेंस की ब्यूटी को बढ़ाता है। फ्रेज हुआ चाहे क्लास हुआ, तो अब यह कुछ अर्थ देगा, कंप्लीट अर्थ नहीं दे देगा। अब बात आ जाए तीसरी बात ये आती है कि आप कैसे पहचानोगे कि नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, और आप पहचान नहीं पाते हो। और जब ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, बहुत सारे टीचर कहेंगे फ्रेज है, क्लास है, तो आप हाँ हाँ करके निकल जाते हो। न वह समझा पाते हैं, न आप समझ पाते हो। चलिए आइए, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। आप जो है स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और या लिख सकते हैं। आइए, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं और तय करता हूं। अगर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, दे हायर्ड अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम, अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम। दे हायर्ड अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम। होम और हाउस पे मेरा एक लेक्चर है, एक मेरा लेक्चर नो और नॉट पे है। आप जब इनके सिंह की क्लास में इंग्लिश में जाएंगे तो मैंने करीब 50 मिनट केवल नो और नॉट पे लेक्चर दे रखा है। उसको आप देखिए, बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। होम और हाउस पे मेरा लेक्चर है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। दे हायर्ड अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम, ये देखिए सब्जेक्ट है और यह वर्ब है। यानी इसमें कितने, एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, जिसमें एक क्लास मिलकर सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं। आप बात समझिएगा, नाउन या नाउन फ्रेज, नाउन वर्ड कह लीजिए या नाउन फ्रेज या नाउन क्लास, ये नाउन वर्ड है। को पहचानने के लिए जब आप क्वेश्चन अगर हु से करें, हु से करें, हुम से करें, हु से करें, व्हाट से करें और विच से करें, ये इतने शब्दों से जब आप क्वेश्चन करेंगे मेन वर्ब में, हु से करते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ज्ञान होता है, सब्जेक्ट का ज्ञान होता है। हुम से करते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट की जानकारी मिलती है हुम से। व्हाट से करते हैं, हुम से आपका
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, हु से पोजीशन मिलता है, विच से चॉइस मिलता है। इनसे जब क्वेश्चन हु, हुम, हुज, व्हाट और विच से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो या तो आपको नाउन वर्ड मिलेगा या नाउन फ्रेज मिलेगा और या नाउन क्लास मिलेगा। एक बात ध्यान से पकड़िएगा मेरी बात को, या तो आप नाउन वर्ड प्राप्त करेंगे या नाउन फ्रेज प्राप्त करेंगे और नाउन क्लास मिलेगा। अब जैसा मैंने ये सेंटेंस लिखा है, दे हायर्ड अ ह्यूज ब्यूटी, व्हाट डिड दे हायर, व्हाट से मैंने क्वेश्चन किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला कि अ ह्यूज ब्यूटीफुल बिल्डिंग, उन्होंने क्या हायर किया, एक बड़ी सुंदर हाउस, एक बड़ा सुंदर घर। तो यानी ये हमारा क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। और जब आर्टिकल ए एंड दी के बाद जब जो कोई शब्द आता है तो वह नाउन फ्रेज ही कहलाता है, ये भी समझिएगा। तो यह ह्यूज ब्यूटीफुल होम, यह क्या है, हमारा नाउन फ्रेज है। क्योंकि आप जवाब जब देखिए, आप दे हायर्ड व्हाट, उन्होंने क्या हायर किया, अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम, एक बड़ा सुंदर घर। तो ये इतने अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम, यह क्या है, हमारे नाउन फ्रेज है। क्लियर? अब बात समझ में आ रही हो मेरे ख्याल से। नाउन वर्ड एक शब्द होगा, फ्रेज किसे कहते हैं, जब एक से ज्यादा शब्द होंगे तो उसे फ्रेज कहते हैं। जब एक शब्द होगा तो वर्ड होगा, एक से ज्यादा शब्द होगा तो फ्रेज कहलाएगा। क्लियर? तो आइए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लगते हैं। यह क्या हो गया, आपका नाउन फ्रेज हो गया। अगर हम ऐसे कह लें, वन ऑफ आवर क्लोज रिलेटिव्स, one of our close relatives, one of our close relatives bought a beautiful car, bought a beautiful car। वन ऑफ आवर क्लोज रिलेटिव्स, यह बॉट क्या है, मेन वर्ब है, V2 है। क्लियर? तो मैंने बताया है कि वर्ब के पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा एक बार, और सब्जेक्ट का निर्माण किससे होता है, नाउन और प्रोनाउन से होता है। एक बात ये समझ में आ गई। वन ऑफ आवर क्लोज रिलेटिव्स, रिलेटिव्स में से एक, बहुत सारे मेरे रिलेटिव में से केवल क्या, एक। ऑफ के बाद आने वाला हमेशा ये जो होगा ना, वह नाउन या प्रोनाउन प्लूरल में 99% क्या होता है, प्लूरल होता है। अब देखिए क्वेश्चन, अगर मैंने कहा कि अगर आपको नाउन शब्द की जानकारी लेना है या नाउन फ्रेज की जानकारी लेना है या नाउन क्लास की जानकारी लेना है, तो आपको हु से, हुम से, हु से, व्हाट से और विच से, मेन वर्ब से क्वेश्चन करिएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा। अगर जवाब मिल गया तो नाउन फ्रेज या नाउन क्लास या नाउन वर्ड। व्हाट डिड आवर क्लोज रिलेटिव बाई, अ ह्यूज ब्यूटीफुल कार। मेरे क्लोज रिलेटिव ने क्या खरीदा, व्हाट से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हुम से क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन, अगर मैं कहूं कि हु बॉट, कौन खरीदा, वन ऑफ आवर क्लोज रिलेटिव्स। तो देखिए अ ब्यूटीफुल कार, यह क्या हो गया, नाउन फ्रेज। क्यों बेटे नाउन फ्रेज होगा, क्योंकि कई शब्दों से मिलकर बना है। दूसरी बात, इनमें न कोई सब्जेक्ट है न वर्ब है। तो एक तरह से आप ध्यान रखिएगा कि जब हु से, हुम से, हु से, व्हाट से और विच से क्वेश्चन करने पर जब उत्तर मिल जाए तो या तो हमारा वह नाउन होगा या तो नाउन फ्रेज होगा या नाउन। मैं नाउन की बात कर रहा हूं तो प्रोनाउन इंक्लूड है, क्योंकि नाउन के बदले में ही क्या आता है, प्रोनाउन आता है। तो नाउन फ्रेज होगा या नाउन क्लास होगा या नाउन शब्द होगा।
देखिए यहाँ दो फ्रेज मिला है, वन ऑफ आवर क्लोज रिलेटिव्स, यह सब्जेक्ट के रूप में फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, और यह ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन फ्रेज है। यहाँ दो नाउन फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है, एक सब्जेक्ट के रूप में और एक क्या, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यह हमारा नाउन फ्रेज हो गया। अब बात आती है कि जैसे अगर मैं कह दूं कि सोहन हेल्प्ड राम, पहले समझिए इस बात को, सोहन हेल्प्ड राम, सोहन हेल्प्ड राम। अब देखिए सोहन, हु हेल्प्ड, सोहन हेल्प, यानी ये सब्जेक्ट हो गया। हुम हेल्प्ड, राम हेल्प, किसे हेल्प किया, राम को किया। हुम से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ एक, तो यहाँ नाउन है, या सब्जेक्ट के रूप में यह नाउन है, या ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन है, यह नाउन है। अगर हम यहाँ कह दें, एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस लिखें कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम are working in the field, राम एंड श्याम आर वर्किंग इन द फील्ड। यहाँ राम और श्याम मिलके ये नाउन फ्रेज सब्जेक्ट का काम, हु इज वर्किंग, राम एंड श्याम। तो यहाँ पे राम और श्याम हमारा नाउन फ्रेज हो गए हैं, जो सब्जेक्ट के रूप में दो व्यक्ति हैं, तो एक से अधिक शब्द हो गए, तो यह हमारा नाउन फ्रेज हो गया। एक व्यक्ति रहता तो नाउन क्लॉज हो जाता है। तो कहने का मतलब, अगर मैं कह दूं कि माय फ्रेंड इज अ टीचर, तो माय फ्रेंड क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप, मेरे ख्याल से अब बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि फ्रेज किसे कहते हैं। नाउन फ्रेज मैंने बता दिया कि नाउन फ्रेज पहचानने का जो सबसे सही तरीका है कि आप मेन वर्ब में हु, व्हाट, हुम, हुज और विच से जब क्वेश्चन करेंगे उत्तर मिल जाएगा, तो वह नाउन होगा या नाउन फ्रेज होगा या नाउन क्लॉज होगा। अब आइए हम चर्चा करते हैं नाउन क्लास के बारे में चर्चा करते हैं, ये कैसे पहचानते हैं। नाउन क्लास में जो मैंने बताया कि क्लास बनने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। बिना सब्जेक्ट वर्ब के हम नाउन क्लास को नहीं पढ़, क्लास के लिए सब्जेक्ट वर्ब तो आवश्यक है। जैसे अगर कहें आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। अब इस नो में, आई डोंट नो में, यह आपका हेल्पिंग वर्ब है और यह मेन वर्ब है। अब इस मेन वर्ब में जब आप क्वेश्चन करिए, आप मेन वर्ब में से हु, हुम, हुज, व्हाट और विच से क्वेश्चन करिए और उत्तर मिल जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, क्लॉज आ जाएगा। व्हाट डोंट आई नो, मैं क्या नहीं जानता हूं। वेयर ही लिव्स, कि वह कहाँ रहता है। तो यह देखिए, आई इस नो वर्ब का यह वेयर ही लिव्स, यह क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब का, नो का, यह क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं क्या नहीं जानता हूं कि वह कहाँ रहता है, यह उत्तर मिल रहा है, यह ऑब्जेक्ट में है। तो वेयर ही लिव्स, यह क्या है, इस नो का ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए अगर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वेयर ही लिव्स आई डोंट नो, वेयर ही लिव्स आई डोंट नो। तो यह वेयर ही लिव्स आई डोंट नो, वह कहाँ रहता है, मैं नहीं हूं,
ये अभी वेयर ही लिव्स क्या हो जाएगा आपका नाउन क्लॉज हो जाएगा। अगर कह दूं he said that he was a thief, उसने कहा कि वह चोर है, तो he said, what did he say, what said, उसने क्या कहा, that he was a thief। यह ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो यह इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, that he was a thief। देखिए सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, यह that he was a thief, यह क्या है, डिपेंडेंट, दैट से जुड़ा है, डिपेंडेंट क्लास है, इसलिए क्लास तो है, डिपेंडेंट क्लास है, तो कहने का मतलब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट ही वाज ए थीप ही सेड, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि आज हमने चर्चा किया कि नाउन को कैसे पहचानेंगे, नाउन फ्रेज को कैसे पहचानेंगे और नाउन क्लास को कैसे पहचानेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कि एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव, क्योंकि क्लास तीन तरह के होते हैं, एक नाउन क्लास होता है, एक एडजेक्टिव क्लास होता है और एक एडवर्ब क्लास होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव वर्ड को कैसे पहचानेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज को कैसे पहचानेंगे और एडजेक्टिव क्लास को कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसी तरह एडवर्ब किसे कहते हैं, एडवर्बियल फ्रेज किसे होता है और एडवर्बियल क्लास क्या होता है, उस पे मेरी लेक्चर होगी। तो मेरे ख्याल से जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि यह क्या है, एडवर्ब है, एडवर्बियल फ्रेज है कि एडवर्बियल क्लास है। और उसके साथ साथ मैं जो थोड़ी सी चर्चा करूँगा आपको कि वर्ब फ्रेज किसे कहते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, क्योंकि वीडियो बड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ स्टार्ट करना पड़ रहा है। आज हमने बस केवल चर्चा यह किया कि फ्रेज क्या है, क्लास क्या है, सेंटेंस क्या है, मैंने उनके बारे में रखा। बस आज केवल मैंने नाउन फ्रेज, नाउन वर्ड को चर्चा किया, नाउन फ्रेज को किया और नाउन क्लास को किया। तो होपफुली आप इस कोरोना के पीरियड में आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम लोगों की सारी वीडियोस को आप एंजॉय कर रहे होंगे। और आप शुरू से लेके लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और अपने कमेंट्स, वैल्यूएबल कमेंट्स अपने कमेंट बॉक्स में भी डालते रहिए, ताकि हम लोग को एक दिशा मिले और हम लोग ऐसा प्रयास करें मिलजुल के कि हम आपकी सफलता में सहायक हो सकें। धन्यवाद।